एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे। SN1 रिएक्शन का पूरा नाम होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसा कि हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, इनमें एक न्यूक्लियोफाइल प्री एग्जिस्टिंग या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को किसी मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आता है और ये पहले से लगे हुए वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है और यहाँ पर खुद बॉन्ड बना लेता है और पहले से लगा हुआ न्यूक्लियोफाइल हट जाता है। तो चूंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, इसलिए ऐसी रिएक्शंस को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। हम लोग SN2 रिएक्शन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए आज की क्लास में हम लोग SN1 रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। जो SN1 रिएक्शंस होती हैं, ये जनरली होती हैं प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में। पहले बात हम लोगों को पोलर सॉल्वेंट देखना है कौन से होते हैं। अगर कोई सॉल्वेंट जिसके अंदर पोलरिटी है, डाइपोल मोमेंट है, तो उसको हम लोग पोलर सॉल्वेंट मानते हैं। और प्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जो प्रोटॉन देते हो। जैसे यहाँ पर अगर H2O का डिसोसिएशन होगा तो हमको H+ यानी प्रोटॉन मिलेगा। ऐसे ही अल्कोहल से भी प्रोटॉन मिलेगा, ये भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और एसिटिक एसिड भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर नेचर के होते हैं और प्रोटॉन प्रोवाइड कराते हैं, वो प्रिफर करते हैं, हम लोग उनको यूज करते हैं SN1 रिएक्शन में। और SN1 रिएक्शन के लिए ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं SN1 मैकेनिज्म को। अब हमारे पास जो SN1 रिएक्शन होती है, वो यहाँ पर जो 3 डिग्री के एल्किल हैलाइड होते हैं, वो SN1 रिएक्शन को प्रिफर करते हैं, यानी SN1 रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो इनके लिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, वो SN1 टाइप की रिएक्शन होती है। अब हम यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम लोगों ने टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया है, जो कि 3 डिग्री का है। अब 3 डिग्री का ब्यूटाइल ब्रोमाइड हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं किसी हाइड्रोक्साइड आयन से, यानी यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल है जो सब्स्टिट्यूट करेगा इस तरह के हाइलाइड रेडिकल को, और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और रिएक्शन में हमको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाएगा। हमने बताया कि जो टर्सरी 3 डिग्री के एल्किल हैलाइड होते हैं, वो SN1 रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसकी रिएक्शन काइनेटिक्स के हिसाब से। तो जो केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से अगर हम SN1 रिएक्शन को देखें, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट डिपेंड होता है, वो केवल एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ऐसी रिएक्शन का रेट केवल एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर दी गई रिएक्शन में हमारा जो रेट होगा, वो केवल प्रोपोर्शनल होगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के, क्योंकि ये 2 स्टेप पर रिएक्शन होगी और जो पहला स्टेप होगा यही स्लोवेस्ट होगा और यही रेट डिटरमाइनिंग होगा। और हम लोग जानते हैं जो स्लो स्टेप होते हैं और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, वही रेट को डिटरमाइन करते हैं। इस तरह से इस रिएक्शन में जो डिसोसिएशन है हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है रेट डिटरमाइन करने के लिए। और इससे बनने वाला जो हमारा कार्बोकेटायन होता है, आगे फर्दर दूसरे न्यूक्लियोफाइल से अटैक किया जाता है और बाद में वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि SN1 रिएक्शन हमारी 2 स्टेप में पूरी होती है। तो 2 स्टेप में पहला स्टेप जो होता है, इसमें हमारा कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इसका जब क्लीवेज होगा तो हमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक मिलेगा कार्बोकेटायन और दूसरा ब्रोमाइड रेडिकल। जो कार्बोकेटायन होगा, कार्बोकेटायन अगले स्टेप में हमारे हाइड्रोक्साइड आयन से यानी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करके और रिएक्शन कंप्लीट करेगा और इस तरह से हमको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाएगा। ये जो कार्बोकेटायन बनेगा, इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बताएगी कि हमारी रिएक्शन कितनी फास्ट होगी और कितना प्रोडक्ट मिलेगा। अगर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो हमारी रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, यानी कार्बोकेटायन तेजी के साथ बनेगा, ये रिएक्शन तेज होगी और आगे भी ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अगर हमारा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन फास्ट होगी और ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर हमारा कार्बोकेटायन कम स्टेबल है तो ये रिएक्शन स्लो रेट से चलेगी और ये प्रोडक्ट भी कम आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कार्बोकेटायन में 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फॉलोड बाई 2 डिग्री कार्बोकेटायन, फॉलोड बाई 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर हम लोग केवल नॉर्मल कार्बोकेटायन की बात करते हैं और अगर हम बेंजाइलिक एलाइलिक कार्बोकेटायन की बात करते हैं, तो वो और भी ज्यादा स्टेबल होते हैं। उनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब जो कार्बोकेटायन जो बना है, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर करके सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लेता है। जो स्टेप 1 होता है, ये स्लोवेस्ट होता है और ये रिवर्सिबल भी होता है।
ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पहले डिसोसिएट होगा और यहाँ कार्बोकेटायन और ब्रोमाइड आयन बनेंगे और ये फिर से एसोसिएट होकर के हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाते रहते हैं। इस तरह से अगर हमको ज्यादा से ज्यादा यील्ड चाहिए तो हमें इस ब्रोमाइड आयन को कंज्यूम कराना होगा। इसके लिए हम लोग प्रोटॉन या प्रोटिक सॉल्वेंट रखेंगे और प्रोटिक सॉल्वेंट का जो प्रोटॉन होगा इसका सॉल्वेशन कर लेगा और ये यहाँ से हट जाएगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट मिलेगा कार्बोकेटायन, जो सेकेंड स्टेप के लिए आगे सबस्ट्रेट का काम करेगा और आगे रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे जो रेट डिपेंड करता है वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है और स्लोएस्ट स्टेप यही है, तो इसलिए ये और स्लोएस्ट स्टेप पर रेट डिपेंड करता है और स्लोएस्ट स्टेप पर केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर होगी और SN1 कही जाएगी। जब रेट की बात करेंगे तो रेट केवल एल्किल हाइलाइड पे ही डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा और ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। आगे अगर हम बात करेंगे, अगर हमारा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा तो ज्यादा आसानी होगी एल्किल हाइलाइड से कार्बोकेटायन बनना और बाद में कार्बोकेटायन का आगे फर्दर रिएक्शन होना। तो हायर विल बी डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन, हायर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन एंड फास्टर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमको एक सेंटेंस यहाँ पर याद रखना है। SN1 रिएक्शन में अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो वो सबसे ज्यादा अच्छा रिएक्शन देगा, यानी 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा और वो SN1 रिएक्शन को प्रिफर करेगा। हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में कौन से एल्किल हाइलाइड की रिएक्टिविटी कैसी होती है। अगर SN1 रिएक्शन की बात करें तो टर्सरी एल्किल हाइलाइड 3 डिग्री के एल्किल हाइलाइड सबसे अच्छा रिएक्शन करेंगे, फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड फॉलोड बाय 1 डिग्री, यानी प्राइमरी एल्किल हाइलाइड और स्लो हो जाएंगे और सबसे कम रिएक्टिविटी मिथाइल हाइलाइड की होगी। जबकि SN2 रिएक्शन के लिए जो हमारे सिंपल हाइलाइड थे जैसे मिथाइल हाइलाइड वो तेज रिएक्शन करेंगे, इसके बाद प्राइमरी हाइलाइड, सेकेंडरी हाइलाइड और सबसे स्लो रेट से हमारे टर्सरी एल्किल हाइलाइड SN2 रिएक्शन देंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे एलाइलिक या बेंजाइलिक हाइलाइड की बात करें तो वो भी SN1 रिएक्शन वाली मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। इसका रीजन होता है कि जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है वो यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है और हमने बताया है कि जितना ज्यादा इंटरमीडिएट या कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना ही इस रिएक्शन मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बोकेटायन है ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लोन पेयर, यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक कंडीशन है रेजोनेंस होने की और हमारे पास ये कार्बोकेटायन स्टेबलाइज कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और इसके बाद रिंग में इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा रेजोनेंस है और रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन होगा तो ये भी हमारे SN1 मैकेनिज्म से ही रिएक्शन करेंगे अगर इनको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट बनाएंगे। अब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, चाहे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, अगर उसके हम चाहे SN1 रिएक्शन हो और चाहे SN2 रिएक्शन हो, दोनों रिएक्शन में आयोडाइड वाले एल्किल हाइलाइड सबसे तेज रिएक्शन करेंगे, फॉलोड बाय ब्रोमाइड वाले एल्किल हाइलाइड और फॉलोड बाय क्लोराइड वाले एल्किल हाइलाइड और फॉलोड बाय फ्लोराइड वाले एल्किल हाइलाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।